तो आज के आपके करंट अफेयर्स 22 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है फ्रेंड शोरिंग के बारे। अब देखो ये फ्रेंड शोरिंग क्या होता है। ये ट्रेंड बेसिकली कोविड के टाइम के बाद से शुरू हुआ है कि जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए हो गया। देखो इनकी ट्रेडिशनली जो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रही है वो चाइना रही है। ठीक है, बहुत सारे देशों ने, बहुत सारी कंपनीज ने चाइना में अपनी फैक्ट्रीज ओपन की ओवर द डेकेड्स और वहां पे इन्वेस्टमेंट की, इसलिए चाइना इतना अमीर हो पाया एक्सपोर्ट्स बढ़ा बढ़ा के। पर अब लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है कि देखो बहुत सारे कोविड के बाद तो बिल्कुल ही भरोसा डिक्लाइन कर गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज चाइना ने सारी दुनिया से छुपा के रखी। ठीक है, तो इसके कारण अब ज्यादातर कंपनीज अपनी दोबारा से इन्वेस्टमेंट सोच रही है कि किन देशों के अंदर करनी चाहिए, किन देशों के अंदर नहीं करनी चाहिए। इसी के अंदर अमेरिका जैसे देश जो पॉलिसीज बना रहे हैं अपनी कंपनीज के लिए, वो है एक जैसे फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग का क्या मतलब है? फ्रेंड शोरिंग में ये है कि जो कंट्रीज, जैसे अमेरिका का एग्जांपल है, अमेरिका को जो कंट्रीज लगती हैं कि मेरे ज्यादा क्लोज हैं और लॉन्ग टर्म में अभी जो दिख रहा है उतने लॉन्ग टर्म में कि ये हमारे कभी एनिमीज नहीं बनने वाले, जैसे कि इंडिया हो गया। ठीक है, तो वो अपनी कंपनीज को इनकरेज कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस और ज्यादा डीपन करो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर और ज्यादा बढ़ेगी, ये सब कुछ होगा। इसी के लिए ये बहुत ही एक इनकरेजमेंट न्यूज है। ठीक है, तो इसे फ्रेंड शोरिंग की पॉलिसी कहते हैं, जहां पे फेवर किया जाता है कुछ फ्रेंडली देशों को जब इकोनॉमिक टाइज बना रहे हैं। ठीक है, और उन कंट्रीज को इसमें नहीं फेवर किया जाता जो हॉस्टाइल हो सकते हैं, जो सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी अपने आप में वहां उन कंट्रीज को इग्नोर किया जाता है। तो बेसिकली एक तरह से चाइना टारगेट है इसका। ठीक है, उन सबको इग्नोर करके फेवरेबल देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश है, और इस पूरी चीज को फ्रेंड शोरिंग कहते हैं। तो आपको कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स के पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि फ्रेंड शोरिंग का मतलब ही क्या होता है। तो फ्रेंड शोरिंग का मतलब होता है जो हमारी क्लोज कंट्री है उसके साथ इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना, बाकियों के साथ नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से क्लियर है। अब सेकंड जो आपका करंट अफेयर है, आया था, ये दोबारा से करंट अफेयर है, स्टार लेबलिंग। देखो इंडिया के अंदर जो फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी सेट करती है वो है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो FSSAI एक नई लेबलिंग लेके आना चाहती है, जो आपके जितने भी पैकेज फूड हैं, जैसे आपके चिप्स के पैकेट हो गए या किसी और चीज के बिस्किट के पैकेट हो गए, उन सब के ऊपर एक नई लेबलिंग भी आनी शुरू होगी जिसमें स्टार रेटिंग होगी। वो खाना कितना हेल्दी है या कितना अनहेल्दी है, उसे 5 स्टार में से रेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा लिखा होगा, जैसे अगर कोई अनहेल्दी चीज है जैसे 2 स्टार। तो ऐसे इन्होंने कंपोनेंट्स तैयार किए हैं कि जैसे कि अगर सैचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, ट्रांस फैट्स हैं, मतलब ऐसी सारी चीजें, वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। पॉजिटिव में अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन करता है, या मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो हैं, जो हेल्दी चीजें हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे हमेशा नंबर होंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हमेशा यहाँ पे ये स्कोर आया करेगा स्टार लेबलिंग में। तो ताकि एक जैसे कि अगर किसी को लेबल अच्छे से नहीं पढ़ना आता, वो बिना डिटेल्ड इंग्रेडिएंट्स पढ़े भी पता लगा सके ये फूड कितना हेल्दी और अनहेल्दी है। मतलब अभी भी देखो ये स्टार लेबलिंग जो कंसेप्ट आ रहा है, इसमें अभी भी थोड़ी चीजें क्रिटिक्स ने बोला है कि ये सारी चीजें अभी भी इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे हमने ये चीजें तो लिखी हैं, जैसे कि नेगेटिव्स में पॉइंट लॉसेस का होंगे, एनर्जी अगर ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, टोटल शुगर है, ये सारे नेगेटिव पॉइंट की चीजें होंगी। पॉजिटिव में फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, लेग्यूम्स, मिलेट्स, फाइबर, प्रोटीन, अगर ये सारी चीजें होंगी तो उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा। इसके बेसिस पे आपकी स्टार रेटिंग कैलकुलेट होगी। पर आपकी कंपनीज अभी भी क्या करती हैं, जैसे कई बार आप देखोगे बहुत सारे जूस के पैकेट या बहुत सारी चीजों के ऊपर लिखा होता है नो एडेड शुगर। ये जो है ना, ये कई ज्यादातर कंपनीज जो है ना, ये कस्टमर को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं, और इसे अभी भी इसके अंदर एड्रेस नहीं किया गया।
नो एडेड शुगर का मतलब होता है कि जो चीनी है वो नहीं ऐड की, पर कई बार कंपनीज इसी के बदले ना, क्योंकि कोई ना कोई स्वीटनर तो डालना होता है, कोई ना कोई केमिकल यूज कर लेते हैं, तो वो अपने आप में शुगर नहीं है, तो इस कारण उसे लिख देते हैं नो एडेड शुगर, पर उसके अंदर केमिकल के तौर पे कोई ना कोई स्वीटनर डाला होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में हार्मफुल चीज हो सकती है, बल्कि उससे भी ज्यादा हार्मफुल ये हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने कईयों को चाय के साथ या बाकी चीजों के साथ स्टीविया भी लेते हुए देखा होगा। स्टीविया माना जाता है कि ऑल्टरनेटिव है शुगर का, ये सब कुछ है, पर स्टीविया अपने आप में एक हेल्थ हैजर्ड भी है, वो उसका मिठास कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकती, तो कई बार वो हद से ज्यादा मीठा भी हो सकता है। तो ये सारी लेबलिंग्स अभी भी इसके अंदर एड्रेस नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो चीजें ऑलरेडी वो लेबल के पीछे लिखी हुई थी, उसी के बेसिस पे अब वहां पे स्कोर भी आने लग जाएगा। ठीक है, तो आप देख के फैसला कर सकते हो कि ये फूड कितना सही है या गलत है। ठीक है, पर अभी भी इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें चेंज करने वाली हैं, तो वो सारी की सारी चीजें अभी नहीं की गई। ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो 2019 की एक स्टडी है जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के द्वारा, जिसमें उन्होंने पाया कि जो इंडिया में पैकेज्ड फूड है ना, वो दुनिया भर में सबसे लीस्ट हेल्थी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पैकेजिंग में खाना मिलता है वो दुनिया में सबसे गंदी क्वालिटी का खाना है, मतलब वो सबसे अनहेल्थी है। ठीक है, मोस्ट एनर्जी डेंस है। ठीक है, देखो अगर तुम उसके पीछे एनर्जी का कॉलम देखोगे ना, किलो कैलोरीज भरी पड़ी होती है उसके अंदर, क्योंकि शुगर या उससे तला हुआ होगा, ऑब्वियसली किलो का एनर्जी कंपोनेंट अपने बढ़ जाता है। उसके बाद उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है। शुगर हमारी दुनिया में पैकेज फूड में सेकंड हाईएस्ट है, हमसे ज्यादा सिर्फ चाइना के पैकेजिंग में है, उससे सेकंड हाईएस्ट हमारी पैकेजिंग में है। इसी कारण इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बढ़ता जा रहा है, और हमारे इंडिया में 60% डेथ्स जो है ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से ही हो रही है। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल या इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस भी कहते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली आप अवॉइड कर सकते हो, ये किसी को मतलब, या तो ये अवॉइड हो सकती हैं, या ये ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ज्यादातर इनमें से जो हमारे लाइफस्टाइल से आती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, और चीज़ों में लिवर किडनी के जो वैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो सारी की सारी, तो ये सारी किसी और के छूने से कांटेक्ट में आने से नहीं होती। हार्ट अटैक किसी, ऐसा नहीं है किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता होता। तो ये सारी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम जैसे जी रहे हैं, जैसे खा पी रहे हैं, कैसी हवा ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप बहुत ही गंदी हवा में रहते हो, या अगर जैसे कई लोगों को सिगरेट स्मोकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण लंग डिजीजेज अपने आप ही हो जाती हैं। तो इंडिया में 60% जो डेथ्स है ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की हैं। ठीक है, तो इस कारण देखो 60% डेथ्स तो हम अपने आप ही कम कर सकते हैं अगर हम इंडिया का लाइफस्टाइल ठीक कर सकें। तो इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कई एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड ये किया है कि देखो इससे कोई फूड लेबलिंग जो रेटिंग है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जैसे आपके जो चिले और इसराइल हैं, इन कंट्रीज ने क्या किया, लेबल के ऊपर ना वार्निंग लिखनी शुरू कर दी है कि वार्निंग, ये आपके लिए खाना अनहेल्दी है। क्योंकि ऐसी चीजें लोग देख के उनका मानना है कि तब भी लोग डिस्करेज हो जाते हैं, रेटिंग देख के शायद हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि लोगों की हैबिट्स थोड़ी चेंज होंगी, जब जिसने खाना है वो तो खाएगा ही, पर एटलीस्ट तब भी कोशिश है कुछ करने की, तो इनकरेज्ड है। अब नेक्स्ट एक आरबीआई की रिपोर्ट आई है इंडिया की डेली वेज लेबरर और उन सब के बारे। इसके मुताबिक जो केरला, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु हैं, यहाँ पे डेली वेज के जो मजदूरों के लिए डेली वेज के रेट हैं, वो इंडिया में हाईएस्ट है। बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे वेजेस कंपैरेटिवली बहुत लो हैं उनके कंपैरेटिवली। जैसे कि डेली वेज अगर केरला में लगाई जाए, केरला में एक मजदूर 837 रुपीज अ डे कमा पाता है। वहीं पे लोएस्ट में से देखोगे त्रिपुरा के अंदर 250 रुपीज पर डे है, मध्य प्रदेश में 267 है, गुजरात जो इंडस्ट्रियलाइज है 269, महाराष्ट्र भी इंडस्ट्रियलाइज 362। तो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में 300 के करीब घूम रही है, और केरला जिसे हम इंडस्ट्रियलाइज भी नहीं कहते, वो 837 के करीब नहीं घूम रही।
तो आपकी इंडिया में वेज लेबर में बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर सेकेंड नंबर पे आता है, वहां पे 519 रुपीज अ डे की वेज है। इसके अलावा आपकी तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद हिमाचल प्रदेश में भी 462 और तमिलनाडु में 478 ये वेजेस है। हरियाणा में 420। ठीक है, ये वेजेस आपको ऑब्वियसली सारी याद रखनी जरूरी नहीं है कोई भी। ये आपको ना प्रीलिम्स में कम, ये आपको ना कहीं पॉइंट बनाने में ये काम आ सकता है कि इंडिया के अंदर जैसे अगर कभी माइग्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या लेबरर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप जगहों पे सेम नहीं है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि वेज बढ़ेगी, बल्कि जो केरला जैसी जो जहाँ पे आपकी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस है, वहां पे ज्यादा वो है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, पर वही चीज है। पर केरला में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है और गरीबी बहुत है, उससे रिलेशन दिख रहा है कि वहां पे सरकार फिर वर्कर्स को ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ज्यादा पे मिल रही है। ठीक है, अब इवन जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट, अगर दोनों का डेटा जोड़ के भी देखोगे ना, तब भी केरला टॉप पे रहता है, उसके बाद हिमाचल आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात है, सॉरी गुजरात और मध्य प्रदेश लोएस्ट पेयर है। ये उसके बाद नहीं है, बस केरला और हिमाचल सबसे टॉप पे है। ठीक है, और उसके बाद बल्कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही हो रही है अभी इस टाइम इंडिया में। ठीक है, गुजरात में 2020 जो साल था, तब 72,000 करोड़ की आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हुई थी, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में 69,900 करोड़, तमिलनाडु में 45,000 करोड़। ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, पर लेबरर्स तक पैसा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज यहाँ से। नेक्स्ट है इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन एरिया सच एज क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ है अभी इंडिया और ईयू के बीच। ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी। तो इंडिया और ईयू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कोऑपरेशन इन एरिया सच एज क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? देखो, क्लाइमेट मॉडलिंग का मतलब है कि क्लाइमेट प्रिडिक्शन, क्लाइमेट वेदर कुछ लिखा रहा होता है, हो कुछ रहा होता है, मतलब बादल लिखे होंगे, धूप निकली पड़ी होगी, धूप लिखी होगी, बारिश हो रही होगी, कुछ भी, मतलब कई बार वेदर प्रोडिक्शन ये बहुत ज्यादा गलत होती हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, वैसे वैसे आपके ये जो लोकल क्लाइमेट फैक्टर्स है ना, ये और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो क्लाइमेट प्रिडिक्शन करनी और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। इंडिया और ईयू इसके ऊपर एक साथ मिलके, एक तरह से मतलब इस एग्रीमेंट में ये है कि एक साथ हम मिलके काम करना चाहते हैं कि नए क्लाइमेट मेजर करने के क्या फॉर्मूलाज बनाए जाएं, उसके ऊपर हम काम कर सकें। ठीक है, कैसे, किन मेथड्स, किन फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाए, कितना मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, कैसे किस चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है, और वो सारी मतलब मॉडल्स बनाए जाते हैं, और उन मॉडल्स के अंदर फिगर्स इंसर्ट करके फिर एस्टिमेट लगाया जाता है कितने परसेंट चांसेस बारिश के हैं, कितने किसके हैं, वो सब कुछ। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा है क्वांटम टेक्नोलॉजीज। देखो, क्वांटम आपके फिजिक्स का एक, फिजिक्स के अंदर आपने क्वांटम के चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, इवन जो आपके लाइट है उसके अंदर भी ये चीज का कंटेक्स्ट होता है। क्वांटम टेक्नोलॉजीज ना दुनिया का फ्यूचर है। जैसे कि कंप्यूटर्स के अंदर ही जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, वो एक तरह से हर कैलकुलेशन जो अभी जैसे जो आपके टिपिकल कंप्यूटर्स जो हमारे सीपीयूज हैं, वो जिस लेवल पे अभी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, उससे 100 गुना कम से कम ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर पाएंगे, तो प्रोसेसिंग हर चीज और ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपके जैसे कंप्यूटर्स जो काम करते हैं वो आपके बाइट्स में काम करते हैं। ठीक है, बाइट्स का मतलब है 0 और 1 के फिगर यूज करके काम करते हैं, बाइनरी नंबर में काम करते हैं। यहाँ तो जीरो, अभी जो होता है कंप्यूटर में 0 या 1 होता है और कुछ नहीं होता। तो सारे कोडिंग कंप्यूटर जो समझता है ना, वो सारी की सारी लैंग्वेज इस तरीके से ही समझ रहा होता है। ठीक है, तो सारा कोड उसका अंदर ऐसे ही होता है।
तो ये जो सारी की सारी चीज है, अब जो क्वांटम आ जाएगा, क्वांटम में और ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा तेज कैलकुलेशन, क्योंकि क्वांटम अब पॉइंट्स में, डेसिमल में भी जा सकता होता है, तो 0 और 1 नहीं, 0.1 भी हो सकता है, 0.1, 11.1, ऐसे ऐसे करके भी अब कोडिंग हो जाएगी। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कंप्यूटर की कैलकुलेशन, कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगी इससे। तो ये फ्यूचर है सारी कम्युनिकेशंस का भी, कंप्यूटर डेवलपमेंट का भी। तो इसके ऊपर भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ठीक है। फिफ्थ, अगला जो करंट अफेयर है वो है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। देखो, ये लास्ट बजट में सरकार ने अनाउंस की थी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इसमें सरकार बेसिकली करना क्या चाहती है, जो सरकार के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में कोई भी रेलवेज हो गए, फिर आपकी बहुत सारी सड़कें होगी, ठीक है, रोडवेज लिखना, सॉरी फिर से हो गए, बहुत सारे रोडवेज हो गए, फिर बहुत सारी माइंस जो यूज में नहीं है पर बनी हुई हैं, ठीक है। ऐसी सारे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को, ब्राउन फील्ड का मतलब होता है, देखो दो तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जहां पे सब कुछ बिल्कुल न्यू बनाना है, एक बिल्कुल शुरुआत करनी होती है। जैसे एक खाली जमीन है, पहले तो जमीन खरीदनी है, उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाना होगा, ठीक है, वो सारी कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। पर अगर ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐसे लेट्स प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक एयर स्ट्रिप भी है, छोटा सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, इस चीज को फर्दर हम शायद यहाँ पे टर्मिनल और बना दें, आपके स्ट्रिप्स और बना दें, ये सारी चीजों की डेवलपमेंट आगे कर सकते हैं हम। तो सरकार बेसिकली, देखो सरकार को पैसे की जरूरत है, तो सरकार क्या कर रही है, जितने भी ऐसे एसेट जो सरकार अभी नहीं यूज कर रही, या सरकार को उनका प्रोडक्टिव यूज नहीं करना आ रहा, तो सरकार खुद और अपनी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इस टाइम सरकार कह रही है, सारी मिनिस्ट्रीज को भी और सारी कंपनीज को भी, कि आप ये सारी चीजें जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, ये आगे आप लीज पे दे दो, उसके बदले सरकार को पैसे आएंगे। इस तरीके से सरकार पैसे कमाने का सोच रही है, ठीक है। तो इसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही, सिर्फ लीज पे दिया जा रहा है वो प्रोजेक्ट, और उसके लीज वो प्राइवेट ओनर को हर साल पे करनी पड़ेगी सरकार को, ठीक है, हर साल या जैसे भी डिसाइड होगा। तो इसमें रोडवेज, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट, ये सब कुछ इसमें जोड़े जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया में कोल इंडिया की, ये काफी बारी न्यूज आती रही है। कोल इंडिया ने, क्योंकि इसमें लीडिंग मिनिस्ट्री भी जो रही है ना, जो न्यूज थी कि कोल मिनिस्ट्री ने सबसे ज्यादा पैसे गैदर किए हैं, उसका एक कारण है जो कोल इंडिया कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड, दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी, सबसे ओल्डेस्ट इंडिया की। तो ये जो कोल इंडिया कंपनी है, इसने बहुत सारी माइंस जो ये खुद नहीं यूज कर रहे थे, वो सारी की सारी आगे लीज पे दे दी हैं, ताकि और लोग वहां से कोल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया को इस साल कोल बहुत सारा बाहर से मंगवाना पड़ा, तो यहाँ पे यही कोशिश है कि हम अगले साल की डिमांड, अब हमें मतलब वही एस्टिमेट भी लगाए जा रहे हैं कि अगले साल हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा, और समर्स में जो बिजली के कट लगे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगले साल। पिछले 2 साल बहुत कमी पड़ी है, पर अब प्लानिंग इस चीज की कर ली गई है कि हाँ डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें उसी के अकॉर्डिंग ही कोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे आगे है बोट्सवाना देश के बारे में। तो बेसिकली न्यूज तो यही थी सिंपल, कि इंडिया जिंदल स्टील पावर, उन्हें वहां पे कोल फायर्ड पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि जिंदल स्टील को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारे लिए मैप देखना जरूरी है कि बोट्सवाना कहाँ पड़ता है, उसके आसपास कौन से देश हैं। तो अफ्रीका के सदर्न साइड पे जाओगे तो ये बिल्कुल सेंटर में लैंडलॉक्ड कंट्री है, सदर्न साइड पे बोट्सवाना। इसके एक साइड पे नमीबिया पड़ता है, एक साइड पे साउथ अफ्रीका पड़ता है, और एक साइड पे जिम्बाब्वे पड़ता है। ये 3 कंट्रीज की बॉर्डर टच करती है, ऊपर नहीं करती क्योंकि नमीबिया इस साइड तक, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे जाम्बिया टच करता है। ये एक 3 कंट्री, 4 कंट्रीज की एक बॉर्डर यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। अपने आप में नहीं तो कोई भी इनमें से कंट्री मतलब वैसे नहीं टच करते, अंगोला नहीं टच करता, यहाँ पे लोकेटेड है।
आसपास बाकी कंट्रीज देखें तो यहाँ पे मोजाम्बिक, यहाँ पे आइलैंड नेशन मेडागास्कर और यहाँ पे अंगोला, ये सारे बिलाई करते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर और भी 2 देश हैं, एक इस वतनी और दूसरा लिशोटो। इस वातनी जो है, इसके बारे में एक फैक्ट बता दूं, इस वातनी दुनिया में उन चंद देशों में से बचा है जो आपका जो चाइना है ना, वो आज भी चाइना की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते। वो जो ताइवान के अंदर गवर्नमेंट है, उन्हें असली ओनर मानते हैं चाइना का। ठीक है, देखो चाइना में ये दोनों चाइनीज ही हैं, जो मेनलैंड चाइना है और जो ताइवान है, दोनों गवर्नमेंट अपने आप को चाइनीज गवर्नमेंट कहती हैं। तो एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, जो ये मेन लैंड पे इस टाइम शी जिनपिंग की जो सरकार है उनके द्वारा ये पॉलिसी है। इससे मतलब काफी पुरानी पॉलिसी है, मतलब ऑब्वियसली शी जिनपिंग है वहां पे। तो जी के द्वारा जो मतलब चाइना चलाया जा रहा है, उनकी एक पॉलिसी है कि देखो यहाँ तो तुम हमें चाइना मानोगे या ताइवान को मानोगे, तो एक के साथ ही तुम अपने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सकते हो, यानी कि वहां पे एम्बेसी ओपन करोगे, सब कुछ करोगे। तो कंट्रीज ज्यादातर देखो जो दुनिया की, इवन जो इंडिया है, हमने भी मेनलैंड चाइना में ही किया हुआ है। पर दुनिया में अब कुछ ही देश बचे हैं जो ताइवान को असली चाइना मानते हैं। तो उसमें से एक इस वातनी भी है। ठीक है, तो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज और उसमें से ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये नीचे जो सबसे नीचे सदर्न बाउंड्री है, हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, यही है आपका केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 7th करंट अफेयर है वो है फेक रिव्यूज ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखो, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पे शॉपिंग करते हो, आप कई जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स देखोगे उसके हजारों में रिव्यूज होते हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या आती है, वो हजारों में से बहुत सारे रिव्यूज ऐसे होते हैं जो जो वहां पे सामान बेच रहा होता है ना, उसी ने डलवाए होते हैं। ठीक है, वो हजारों के रिव्यूज में से तो बहुत सारे ये फेक रिव्यूज की प्रॉब्लम है। तो सरकार इस फेक रिव्यू की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहती है, तो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जहां पे सारी ई कॉमर्स कंपनीज और रेस्टोरेंट्स को बोला गया है कि सारे के सारे जो आपके ऑनलाइन रिव्यूज डले हुए हैं, एक ना स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया गया है, BIS स्टैंडर्ड, रिव्यूज को वेरीफाई करने का। ठीक है, कि वेरीफाइड रखने हैं, ताकि सरकार अगर कंफर्म करना चाहे कि ये रिव्यू जेन्युइन है या नहीं है, वो कभी भी, तो सरकार के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जैसे अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon, फ्लिपकार्ट पे बहुत नकली रिव्यूज हैं। तो इस कारण ये सारी की सारी चीज़ों की बहुत बड़ी कंप्लेंट आई है। तो इसी के चलते हुए सरकार ने एक पूरा वेरीफाई रिव्यू ऑथर की एक पूरी गाइडलाइन बनाई है, जहाँ पे वेरिफिकेशन में ईमेल, टेलीफोन, टेक्स्ट या जो आपका कैप्चा सिस्टम होता है, जहाँ पे वो कैप्चा में आप कोई ना कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते होते हो। ठीक है, आपके आपने देखा ही होगा कैप्चा कहीं ना कहीं भरना पड़ता है पासवर्ड्स में। कैप्चा बेसिकली जैसे वो लिखा होता है AI8ZT, ऐसे करके टेक्स्ट लिखा होता है, यही तुमने लिखना होता है, ताकि बस, क्योंकि अब मैं इसका बता दूं कैप्चा से वेरीफाई कैसे हो जाएगा। देखो, नकली रिव्यूज सिर्फ इंसान नहीं लिख रहे हैं, आजकल प्रॉपर बॉट्स आते हैं, बॉट्स को बस प्रोग्राम करके छोड़ देते हैं, बॉट्स खुद ही लिखते जाते हैं। तो बस छोड़ दिया, वो बॉट्स जो हैं उन्होंने हजारों रिव्यूज, तो 17,000 20,000 रिव्यूज डलवा देते हैं, तो अपने आप ही आप बाकियों के रिव्यूज तो दिखने ही नहीं है। तो इस कारण इतने ज्यादा जो रिव्यूज हैं वो सारी चीजें, वो इसीलिए वेरीफाई करने को, ये सिस्टम बनाने को बोला गया है कि ये सारा सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाए। कोई भी अपने रिव्यूज के लिए सर्टिफिकेशन चाहेगा, वो सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट से ले सकता है वेरीफाई करके कि हाँ रिव्यूज जेन्युइन है उस चीज से। ठीक है, अगर कोई कंपनी पेड रिव्यू भी डलवाती है, उन्हें हमेशा डिस्टिंक्ट मार्किंग करनी पड़ेगी कि ये एक पेड रिव्यू है। ठीक है, वो बाकी रिव्यूज के साथ में नहीं हो सकता। फिर है जैसे कई बार इन्फ्लुएंसर या किसी और को अगर पैसे दिए रिव्यू करने के लिए, पेड रिव्यू, ठीक है, कि इसके बदले किसी को पैसे दिए गए। लास्ट जो एक फैक्ट के लिए,
देखो इंडिया अपने फर्टिलाइजर की जरूरतें बहुत सारी बाहर से मंगाता है, जैसे हम यूरिया बाहर से मंगाते हैं। हमारा फर्टिलाइजर्स का पहली बारी हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो रशिया बन चुका है। ठीक है, क्योंकि रशिया बहुत ही सस्ते में हमें यूरिया भी दे रहा है, तेल भी दे रहा है, नेचुरल गैस भी दे रहा है। तो ऑब्वियसली हम बाकी जगहों से खरीदने की जगह रशिया से ले रहे हैं। इसके कारण रशिया हमारा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया। जहां पे बाकी दुनिया में ये चीजें महंगी हुई हैं, रशिया से अभी इस टाइम थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो हम वहां से ले रहे हैं। तो वो हमारी पूरी मार्केट का 1/5 हिस्सा कंट्रोल कर रहा है इस टाइम रशिया। जितना भी मतलब फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से 1/5 आपका अब रशिया से आने लग गया। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट हो पूछिए।